नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कर्नाटक में आज शाम चुनावी शोर थम जाएगा। आज प्रचार का आखिरी दिन है। अब सबको 13 तारीख का इंतजार है, जिस दिन नतीजों का ऐलान होगा। और इसी बीच इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में हंग असेंबली की तस्वीर, हंग असेंबली के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लास्ट फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया है। इसने बीजेपी के लिए हवा का रुख भी बदला है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में कांग्रेस भी बहुमत से दूर दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 105 सीटें मिल सकती हैं, वहीं बीजेपी 85 सीटों पर कब्जा कर सकती है। जेडीएस के खाते में 32 सीट जा सकती है। तो पूरी तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। क्या नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार ने पब्लिक का मूड बदल दिया है? देखिए हमारी डिटेल रिपोर्ट। एक ऐसा चुनाव जिस पर नरेंद्र मोदी की पैनी नजर है। एक ऐसा चुनाव जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे तीनों का भविष्य तय करेगा। एक ऐसा चुनाव जिसका नतीजा तय करेगा 2024 में क्या होगा। बिहार में नीतीश कुमार, यूपी में अखिलेश मायावती, दिल्ली में केजरीवाल, तमिलनाडु में स्टालिन, केरल में विजयन और उड़ीसा में नवीन पटनायक। मोदी के जितने विरोधी हैं, वो दिल थामकर कर्नाटक के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। 13 मई ये तारीख तय करेगी मई 2024 में किसकी सरकार बनेगी। तेरह मई को बेंगलुरु से दिल्ली का रास्ता तय होगा। साफ हो जाएगा 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते। पब्लिक कुछ नहीं है, हमारी लूट ही है सब कुछ, हमारी सत्ता ही है सब कुछ। बंधु भगिनीरे, कर्नाटका के लोगों के लिए ये चुनाव इतिहास बनाने, नया इतिहास रचने का चुनाव है। संडे की सुबह सुबह बेंगलुरु की सड़कों पर प्रधानमंत्री का एक तरह से इम्तिहान हुआ और बेंगलुरु के इम्तिहान में नरेंद्र मोदी अव्वल नंबर से पास हो गए। क्योंकि जो बेंगलुरु को जानते हैं वो मानते हैं कि रविवार की सुबह बेंगलुरु की सड़कों पर भीड़ नहीं आती। लेकिन रविवार सुबह भीड़ आई, जिससे पता चला कि मोदी की पॉपुलैरिटी टॉप पर है। कोई पॉलिटिकल पार्टी 11 बजे के पहले कोई कार्यक्रम करने की हिम्मत नहीं कर सकती। बड़े शहर में तो कभी नहीं कर सकती है। और आज सुबह सुबह बेंगलुरु में बारिश हो रही थी। वरुण देवता आशीर्वाद देने के लिए पधार गए थे और मैं सुबह सुबह जनता जनार्दन के दर्शन के लिए निकला और ईश्वर रूपी जनता जनार्दन ने पुष्प वर्षा करके अपना आशीर्वाद बरसाया। तो क्या नरेंद्र मोदी अकेले अपने दम पर कर्नाटक के सीएम बनाएंगे? कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी, वो खुद पब्लिक मीटिंग में बोलते थे कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गरीब के पास 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा चोरी हो जाता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब सरकार में थे
और पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकार थी, तब 85% कमीशन ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री खुद स्वीकार करते थे। कांग्रेस ने भाई को भाई से बांट दिया, कांग्रेस ने राज्यों को आपस में लड़ाया, कांग्रेस ने देश में जाति और सांप्रदायिक आग भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जब जब उन्होंने ऐसे किया है, भारत की जनता उन्हें हराने के लिए एकजुट हो गई है। क्या कर्नाटक में मोदी मोदी हो रहा है? चुनाव के आखिरी राउंड में प्रचार का सबसे ज्यादा जो साउंड सुनाई दिया वो है बजरंगबली और नरेंद्र मोदी। तो क्या कर्नाटक की जनता बजरंगबली के नाम पर वोट देगी? जनता का आखिर मूड क्या है? इसके बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा चुनाव में हो रही है वो बजरंग दल को लेकर है। इस पर भी सवाल रखा गया जनता के सामने। सवाल ये कि बजरंग दल पर बैन कांग्रेस पर क्या असर डालेगा। 29% लोग कह रहे हैं कि भारी नुकसान कांग्रेस को इस फैसले के बाद हो सकता है, जबकि 41% लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। 24% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस फैसले से कांग्रेस को कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, और 6% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल बजरंग दल की चर्चा सबसे ज्यादा है और 29% लोग ये मानते हैं कि भारी नुकसान हो सकता है, जबकि 24% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नुकसान नहीं होगा, और 41% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि थोड़ा नुकसान होगा। अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन की बात करके कांग्रेस ने हिंदू वोट बैंक को नाराज तो किया है। करीब 70% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बेवजह बजरंग दल को मुद्दा बना दिया। क्या नरेंद्र मोदी बीजेपी के पास सबसे बड़े रामबाण हैं? क्या मोदी के नाम पर ही जनता ईवीएम का बटन दबाएगी? कर्नाटक में एक नया पैटर्न दिखाई दिया। कर्नाटक की जनता कह रही है नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, लेकिन वही वोटर ये कह रहा है कि ये चुनाव कर्नाटक के मुख्यमंत्री का है, प्रधानमंत्री का नहीं। कर्नाटक में चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एग्रेसिव कैंपेनिंग की, और यही सवाल जनता के सामने भी रखा गया है। मोदी की एग्रेसिव कैंपेनिंग से रिजल्ट बदलेगा? हाँ में कहने वाले लोग 35% रहे, थोड़ा बदलेगा ये 21% लोग कह रहे हैं, नहीं इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ये कहने वाले 30% लोग रहे, और कह नहीं सकते यानी इस पर इनकी कोई राय नहीं है ये कहने वाले 14% लोग रहे। यानी पीएम की कैंपेनिंग से चुनाव में बदलाव होगा ये कहने वाले लोग 35% रहे। भौगोलिक तरीके से कर्नाटक को 6 हिस्सों में बांटकर देखा जाता है। ग्रेटर बेंगलुरु जहां 32 सीटें हैं, हैदराबाद कर्नाटक जहां 40 सीटें हैं, मध्य कर्नाटक 21 सीट, तटीय कर्नाटक 19 सीट, बॉम्बे कर्नाटक 50 सीट और ओल्ड मैसूर जहां 62 सीटें हैं। तो 224 सीट की इस लड़ाई में सबसे पहले बात बेंगलुरु की करते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का सबसे विशाल और सबसे लंबा रोड शो निकला। ग्रेटर बेंगलुरु की 32 सीटों पर मुकाबला बड़े कांटे का है। बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा रही है। ग्रेटर बेंगलुरु में 5 जिले हैं: बेंगलोर अर्बन, बेंगलोर रूरल, बीबीएमपी सेंट्रल, बीबीएमपी नॉर्थ और बीबीएमपी साउथ। इन 5 जिलों में बीजेपी के लिए ग्रीन सिग्नल है। यहां बीजेपी अपनी सीटों को पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ाने जा रही है। अब आपको ग्रेटर बेंगलुरु की हम सीट बता देते हैं। कुल 32 सीटें हैं और इसमें बीजेपी 15 सीटें जीत सकती है, 4 गेन कर रही है, यानी 4 का यहां पर फायदा बीजेपी को हो रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी 15 सीटें जीत सकती है, लेकिन पिछली बार की तुलना में 2 सीटें यहां पर लॉस कर रही है। जेडीएस भी 2 सीटें जीत सकती है, 2 सीटों का नुकसान जेडीएस को ग्रेटर बेंगलुरु में हो रहा है, और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है।
ग्रेटर बेंगलुरु की हम बात करें, कुल 32 सीटें हैं। ये वो इलाका है जहां पीएम मोदी ने जबरदस्त कैंपेनिंग की है, लगातार रोड शो उनके जरिए किए गए हैं और इस रीजन में फिलहाल बीजेपी को फायदा हो रहा है। 15 सीट बीजेपी हासिल कर सकती है, 4 का यहां पर फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात हैदराबाद कर्नाटक की। यहाँ 7 जिले हैं: गुलबर्गा, यादगीर, बीदर, रायचूर, कोप्पल और बेल्लारी। ये जिले बीजेपी के लिए ऑरेंज अलर्ट वाले जिले हैं क्योंकि बीजेपी यहाँ घट रही है। हैदराबाद कर्नाटक में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है। अगले रीजन की तरफ बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वहां पर आखिर किस तरीके से फायदा मिल रहा है, बीजेपी को मिल रहा है, कांग्रेस को मिल रहा है या जेडीएस को मिल रहा है। हैदराबाद कर्नाटक की अगर हम बात करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हैदराबाद कर्नाटक जो रीजन है, आखिर यहां पर कौन बाजी मार रहा है, किसके मुद्दे जनता तक ज्यादा पहुंच रहे हैं। इस रीजन की अगर बात करें तो जल्दी से वो आंकड़ा अब हम आपके सामने रखेंगे और इस आंकड़े से आप समझेंगे कुल 40 सीटें हैं हैदराबाद कर्नाटक रीजन में और कांग्रेस यहां पर हमेशा लीड लेती रही है और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। बीजेपी के पास सिर्फ 6 सीटें जा सकती हैं, -9 यानी 9 सीटों का नुकसान इस रीजन में भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। जबकि अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो 32 सीटें यहां पर कांग्रेस जीत सकती है। 11 सीटों का यहां पर इजाफा हो रहा है कांग्रेस को। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मजबूत यहां पर कांग्रेस रहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ा चेहरा है और इस रीजन में बीजेपी के पास कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है। जेडीएस की बात करें तो जेडीएस यहां पर कुछ ज्यादा कमाल करती हुई नजर नहीं आ रही है। सिर्फ 2 सीटें इस रीजन में जेडीएस को मिल सकती हैं। सीधे सीधे 2 सीट का नुकसान जेडीएस को हो रहा है। अन्य की बात करें तो अन्य का यहां पर कोई भी खाता नहीं खुल रहा है। यानी अभी फिलहाल आप हैदराबाद कर्नाटक रीजन को देखेंगे तो यहां बीजेपी को नुकसान हो रहा है। बीजेपी 6 सीटें जीत सकती है, 9 सीटों का नुकसान है। उसके उलट अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 32 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, 11 सीटों का यहां पर जो फायदा है वो कांग्रेस को हो रहा है। बेंगलुरु में बीजेपी आगे चल रही है, हैदराबाद कर्नाटक में कांग्रेस आगे चल रही है। कर्नाटक का मुकाबला सच में इसी तरह कांटे का मुकाबला है। अब मध्य कर्नाटक की तस्वीर आपको दिखाते हैं। चित्रदुर्गा से शिवमोगा और दावणगेरे की पब्लिक क्या सोच रही है। यहां की 21 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त मुकाबला है। यहां पर भी बीजेपी कांग्रेस से 4 कदम आगे दिखाई दे रही है। मध्य कर्नाटक के 3 जिलों चित्रदुर्ग, दावणगेरे और शिवमोगा में विधानसभा की 21 सीटें हैं और इन 21 सीटों में से हमारे सर्वे के मुताबिक बीजेपी 13 सीटें जीत सकती है, 4 सीटों का नुकसान। कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीत सकती है, सीधे 4 सीटों का फायदा उसको। जेडीएस पिछली बार भी यहां कोई सीट नहीं जीत पाई थी, इस बार भी कोई सीट नहीं जीत पाएगी, अन्य की तरह ही। तटीय कर्नाटक वो इलाका है जहां बजरंगबली का मुद्दा सबसे ज्यादा गूंजा, जहां सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण होता है। ऐसा माना जाता है कि तटीय कर्नाटक में वोट हिंदू मुसलमान के नाम पर पड़ते हैं। मैंगलोर से लेकर उडुपी तक की पब्लिक किसे मुख्यमंत्री बना रही है? क्या बजरंगबली के नाम पर ही इस बार बटन दबा रही है? तटीय कर्नाटक का ओपिनियन पोल क्या कहता है, देखिए। तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहां 19 सीटें हैं और हमारे सर्वे के मुताबिक इन 19 सीटों में बीजेपी अपनी परिस्थिति कमोबेश पिछली बार की तुलना के आसपास रख सकती है। हालांकि 1 सीट का नुकसान उसे हो सकता है, 15 सीटें बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी काफी पीछे बीजेपी से, हालांकि उसे 1 सीट का फायदा हो सकता है। जेडीएस को पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा। बॉम्बे कर्नाटक के इलाके में 50 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी ने महाराष्ट्र से आए नेताओं को उतारा था। बेलगाम से लेकर बीजापुर तक, गडग से लेकर हावेरी तक, यहाँ की पब्लिक के दिमाग में इस वक्त किसका नाम चल रहा है? पिछली बार बीजेपी ने बॉम्बे कर्नाटक के इलाके में कमल खिलाया था। ओपिनियन पोल कहता है कि बीजेपी का जलवा इस इलाके में कायम रहने वाला है। बॉम्बे कर्नाटक रीजन में 50 सीटें आती हैं और बीजेपी को यहां पर 1 सीट का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 29 सीटें बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों का फायदा हो सकता है इस रीजन में, 20 सीटें बीजेपी जीत सकती है इस क्षेत्र में। जेडीएस को 2 सीटों का नुकसान
यहां हो सकता है। अब उस इलाके की बात करते हैं जिस इलाके का नाम सुनते ही बीजेपी के नेताओं की धड़कनें बढ़ जाती हैं, जो बीजेपी का हमेशा से कमजोर गढ़ रहा है, जहां बीजेपी नंबर 3 की पार्टी कही जाती है, जहां हिंदू मुसलमान से ज्यादा किसान का फैक्टर चलता है, जहां अब तक लड़ाई कांग्रेस और कुमारस्वामी की जेडीएस के बीच होती है। क्या ओल्ड मैसूर में बीजेपी की किस्मत खुलेगी? क्या ओल्ड मैसूर से ट्रेंड बदलेगा? चिकमंगलूर से तुमकुर तक, कोलार से लेकर मांड्या तक, कोडगू से लेकर मैसूर तक सारे बड़े इलाके हैं। सबसे ज्यादा 62 सीटें इसी रीजन में हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल कहता है कि ओल्ड मैसूर इलाके से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आने वाली। यहां बीजेपी इस बार भी नंबर 3 पर खिसक रही है। ओल्ड मैसूर के रीजन में 62 सीटों में बीजेपी को 8 सीटों का भारी भरकम नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 सीटों पर बीजेपी जाकर सिमट सकती है। कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों का सीधा फायदा, 26 सीटें बीजेपी जीत सकती है और जेडीएस को 1 सीट के मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 28 सीटें मिल सकती हैं। कर्नाटक में ना इस पार ना उस पार, कर्नाटक में फिर एक बार बन रही है त्रिशंकु सरकार। 224 सीट वाली विधानसभा में बीजेपी 85 सीट पर आ रही है। बीजेपी को इस बार 19 सीटों का नुकसान होगा। कांग्रेस को 25 सीटों का फायदा हो रहा है। कांग्रेस 105 सीटों तक पहुंचेगी। कुमारस्वामी की जेडीएस पिछली बार की तुलना में 5 सीटें कम पा रही है। 224 सीटों वाली कर्नाटक की विधानसभा कुछ यूं दिखाई दे सकती है आपको। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, लेकिन उस 113 के मैजिक फिगर से दूर 105 सीट के साथ 25 सीटों का फायदा हो सकता है 2018 की तुलना में कांग्रेस को। बीजेपी को 19 सीटों का नुकसान होते हुए 85 सीटों पर जाकर बीजेपी ठहर सकती है। जेडीएस को भी 5 सीटों का नुकसान, 32 सीटों पर ठहर सकती है जेडीएस और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। और अगर आप पूरे कर्नाटक विधानसभा की तस्वीर देखें तो हमारे इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 36% वोट हासिल हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को 40%, 4% का वोट डिफरेंस बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रह सकता है। जेडीएस को 18% वोट शेयर मिल सकता है और अन्य को 6%। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच 4% का वोट शेयर का गैप रह सकता है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में इस बार सरकार कैसे बनेगी, इसके 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प, कांग्रेस और कुमारस्वामी मिलकर सरकार बनाए, मतलब 105 सीट वाली कांग्रेस और 32 सीटों वाली जेडीएस। ये दोनों साथ आ गए तो सरकार बन जाएगी, लेकिन ये फैसला होते ही मुख्यमंत्री के नाम पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। 3 चेहरे हैं, सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार या कुमारस्वामी। तो अब यही अगर परिस्थिति रहती है तो हम कोई दावा नहीं कर रहे कि हमने जो कह दिया वो फिर ब्रह्म वाक्य है, लेकिन ये हमारा असेसमेंट है। तो अब एक जो स्वाभाविक सा दिखता है अभी की सूरत में, कोई भी आपके से बात करें भाई ठीक है, ये अभी जो ताजा जो कॉम्बिनेशन बन के हटा है वो कांग्रेस और जेडीएस का बना था, तो इस बार भी हो सकता है बन जाए। और ये आंकड़ा भी बड़ा देखने को मिलता है, 105 + 32 137। तो वैसे भी आप देखें तो कांग्रेस और जेडीएस हर लिहाज से एक कॉम्बिनेशन लोगों को लगता है कि नेचुरल कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि पहले भी साथ में रहे। दूसरा विकल्प है बीजेपी और जेडीएस। ये दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाएं। इन दोनों की सीटें मिलकर बहुमत से पार हो जाती हैं। बीजेपी की 85 और जेडीएस की 32 सीटें मिला दें तो 117 सीटें होंगी। यहां पर भी सवाल उठेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बम्बई या कुमारस्वामी? पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखें तो कौन सा नेता कर्नाटक में सबसे पॉपुलर माना जाता है, जरा ये भी देख लीजिए। देखिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सिद्धरमैया जी के पक्ष में 32% लोगों ने हामी भरी, बसवराज बोम्मई के पक्ष में 27% लोगों ने एक बात बताएं, येदियुरप्पा जी के लिए 11% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, कुमारस्वामी के पक्ष में 16%। देखिए सौरभ जी, डीके शिवकुमार के पक्ष में 7%। देखिए सौरभ जी, ये आंकड़ा आप पर एक तरफ तो आप कहते हैं कि इससे येदियुरप्पा जी जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, इनको लेकर के कैसे, लेकिन यदि आंकड़ा देखें तो हमको लगता है कि बसवराज मुंबई जो है वो बेहतर। सवाल नहीं है ना, नहीं मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोफेसर साहब, नहीं सवाल ये था कि सीधा सवाल है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो लोग देख रहे हैं कि उनको रिटायर कर दिया। लेकिन आप तो एक नई संभावना बता रहे हैं सौरभ जी, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, अगर आपके इस सर्वे के इस आंकड़े को मैं देखूं तो नई संभावना दिख रही है 7% में, जेडीएस में संभावना नहीं दिख रही है।
पिछला चुनाव भी डीके शिव कुमार ने अपनी ताकत से जिताया था। जो भी कांग्रेस को सीटें मिली थी, भले वो सरकार नहीं चल पाई, लेकिन जो सरकार बनी थी वो डीके शिव कुमार की ताकत से बनी थी। कर्नाटक का चुनाव प्रचार सबसे भीषण हुआ। नरेंद्र मोदी ने रोड शो किए, दिन में 3-3 रैलियां की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया सब उतरे। एक एक जिले में एक एक टीम एक एक महीने तक रखी गई। मंत्रियों की चुनाव ड्यूटी लगाई गई। इतने घनघोर प्रचार के बाद भी त्रिशंकु परिणाम क्यों आ रहे हैं? इसकी वजह है कर्नाटक की कास्ट पॉलिटिक्स। हिंदुस्तान के बड़े राज्यों में कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां 100 में से 66 वोटर ओबीसी समुदाय या कहें पिछड़े समाज से आते हैं, यानी पिछड़े वोटर्स का गढ़ है कर्नाटक। पिछड़े वोटर्स में 3 प्रभावशाली जातियां हैं, लिंगायत, वोक्कालिगा और कुरुबा। लिंगायत समाज से आते हैं बीजेपी के 2 टॉप लीडर, येदुरप्पा और बोम्मई। वोक्कालिगा समाज से आते हैं जेडीएस के कुमारस्वामी और डीके शिव कुमार, और कुरुबा समाज से आते हैं सिद्धारमैया। लिंगायत वोटर की अगर बात करें तो बीजेपी उसकी पहली पसंद इस बार भी है। 76% तक लिंगायत वोट मिल सकता है बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी को 15% लिंगायत वोटर का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जेडीएस के साथ 3% तक लिंगायत वोटर जा सकता है। अगर वोक्कालिगा वोटर की बात करें, अभी तक जेडीएस उसकी पहली पसंद नजर आता रहा है हर चुनाव में। इस बार भी वैसा ही है। 56% तक वोक्कालिगा वोट जो है वो एचडी कुमारस्वामी के साथ जा सकता है, 17% बीजेपी के साथ, 18% कांग्रेस पार्टी के साथ, और अन्य के साथ 9% वोक्कालिगा वोट जा सकता है। कुरुबा वोट बैंक की अगर बात करें तो ये जो जनसमूह है ये 15% तक बीजेपी के साथ, 75% तक कांग्रेस पार्टी के साथ, 8% जेडीएस के साथ और 2% अन्य के साथ। दलित वोटर में भी इस बार बराबर का बंटवारा है। इस बार आदिवासी वोटर्स कांग्रेस की ओर खिसका है। ओपिनियन पोल से मिली तस्वीर नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में क्या इशारा करती है? अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, अगर बीजेपी और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली, तो इसका मतलब हुआ एक बार फिर राहुल गांधी के हाथ से बड़ा राज्य निकल गया, और 2024 के चुनाव के वक्त कांग्रेस के पास छोटे से राज्य हिमाचल में सरकार होगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसी साल आखिर में चुनाव होने हैं। सारे सर्वे बता रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस हार सकती है। ऐसे में कर्नाटक की हार कांग्रेस के 2024 वाले प्रचार को पटरी से उतार सकती है। बीजेपी अगर जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बना लेती है तो मोदी के लिए दक्षिण का द्वार खुला रहेगा। यहां से बीजेपी का कैंपेन तेलंगाना होते हुए तमिलनाडु पहुंचने की कोशिश करेगा। संपूर्ण विपक्ष की मीटिंग कर्नाटक के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रही है। ममता, नीतीश, शरद पवार, इन सब की बैठक पटना में होनी है। 18 मई की तारीख अभी तक तय हो चुकी है। अगर कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव जीत लेती है, कर्नाटक में सरकार बना लेती है, तो उसके लिए सीटों के मोलभाव का अच्छा मौका होगा। वरना सभी विपक्षी पार्टियां पलटकर कह देंगी कि अगर कर्नाटक का चुनाव नहीं जीत पाए तो 2024 का चुनाव कैसे जीतोगे? मतलब एक लाइन में कहे तो कर्नाटक का नतीजा मोदी की पार्टी और मोदी विरोधियों दोनों के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।